गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब हमारा है सेकंड चैप्टर ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के जो कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपकी बुक से, जो आपके पेपर में हर बार पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो उन क्वेश्चनों को हम सभी क्वेश्चन को लेसन के रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है, या मानव भूगोल किसे कहते हैं, या मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए और विभिन्न भूगोलवेताओं द्वारा मानव भूगोल की परिभाषाओं का वर्णन कीजिए कि भी किस तरीके से विभिन्न जो भूगोलवेता रहे हैं हमारे, तो उन्होंने मानव भूगोल की क्या क्या परिभाषाओं दी हैं। तो उनके विचारों को भी हम परिभाषा के रूप में जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए मानव भूगोल से क्या अभिप्राय है, किसे कहते हैं मानव भूगोल, कि भूतल पर अर्थ सरफेस पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राणी है इंसान, और वह भूतल पर वातावरण का एक क्रियाशील अंश भी है, यानी हर समय एक्टिव रहता है। और मानव पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का अपने उद्देश्यों के लिए प्रयोग करता है कि भी जितने भी रिसोर्सेज हैं पृथ्वी के ऊपर, मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी ज़रूरत के अनुसार उनका प्रयोग करता है, और मानव प्रकृति का दास नहीं है। ये बात हम जानते हैं कि भी प्रकृति के ऊपर मनुष्य पूर्ण रूप से उस पर कब्जा नहीं कर सकता, वरन उसे उचित परिवर्तन लाता रहता है और अनुकूल बनाता है अपने अनुसार। इस तरीके से वातावरण के साथ अनुसार वो अपने आप को ढाल लेता है, समझौता कर लेता है। विभिन्न प्रकार के जो प्रादेशिक संरचना है, प्रादेशिक स्ट्रक्चर है, उसी के अनुसार मनुष्य की भी संरचना का ढांचा, उसकी वेशभूषा, रहन सहन, योग्यताएं सारी चेंज होती रहती हैं। तो टुंड्रा प्रदेश की एक्सिमो का जीवन कठोर और संघर्षपूर्ण होता है। तो इसी प्रकार से मानसून प्रदेश के लोगों की क्रिया जो है एग्रीकल्चर है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के लोग पशुपालन करते हैं, घास और जल की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। इस प्रकार से मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति भूदृश्यों का प्रयोग करके सांस्कृतिक वातावरण को जन्म देता है, कल्चरल इन्वायरमेंट का निर्माण करता है। तो इसी प्रकार से मानव भूगोल मानव पृथ्वी के बीच संबंधों का एक क्रमबद्ध सिस्टेमेटिक, जिसको हम बोलते हैं, विश्लेषण करता है, प्रस्तुत करता है विश्लेषण। उसके बाद आती है डेफिनेशन की। अगर बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की जो परिभाषाएं हैं, सामान्य रूप से अगर बात करें तो मानव और प्रकृति के बीच का अंतर संबंध है, सांस्कृतिक लक्षण को जन्म देते हैं, जैसे गाँव है, कस्बा है, शहर है, उद्योग भवन, यानी सारी चीज़ क्या है, मानव मेड हैं, मनुष्य ने इनका क्या निर्माण किया है। तो इसी तरीके से रेटजल ने इसकी जो परिभाषा दी है कि फ्रेडरिक रेटजल को वर्तमान मानव भूगोल का जन्मदाता भी माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, रेटजल को क्या मानते हैं, वर्तमान भूगोल का जन्मदाता, यानी वर्तमान मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है। रेटजल के अनुसार मानव भूगोल के 10 से सर्वंग वातावरण से संबंधित हैं, जो भौतिक दशाओं का योग होता है, यानी किसी भी प्रकार की इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर है, उसी सारे इन्वायरमेंट को मिलाकर जो मनुष्य की एक्टिविटी हैं उनका संबंध ये दर्शाता है। उसके बाद कुमारी सैंपल जो है, उसके अनुसार रेटजल की शिष्या रही है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुमारी सैंपल कौन थी, किसकी शिष्या थी, और इनके अनुसार मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव पारस्परिक परिवर्तनशील जो संबंध हैं उनका अध्ययन करता है, कि पृथ्वी और मनुष्य की जो एक्टिविटी के बीच रिलेशनशिप का अध्ययन करता है। इसी तरीके से विडाल डी लाब्लास, जीन ब्रून्स, एल्बर्ट हस्टिंग और डेविस के अनुसार रेनल्ड्स के अनुसार विभिन्न जो भूगोलवेता रहे हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार परिभाषा देने का प्रयास किया है मानव भूगोल की। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मानव भूगोल के विकास का वर्णन करो। भी किस तरीके से मनुष्य के का जो भूगोल है, मानव भूगोल है, मानव की जो एक्टिविटी है उनका विकास हुआ है। प्राचीन काल से ही मनुष्य इन्वायरमेंट के प्रभाव से अपने आप को अनुभवित करता रहता है, और प्राचीन सभ्यताओं में जैसे यूनान, मिस्र या भारत की या चीन की जो सभ्यताएं हैं, जिसमें उन्होंने देश के लोगों ने अग्नि, सूर्य, वायु,
जल इत्यादि को देवता मानकर इसकी पूजा की है। तो इसी के अनुसार अजीनिमेडर ने जलवायु और मानव संबंधों का वर्णन किया था। तो इस तरीके से अरस्तु और हेरोडोटस ने भी मानव जीवन के वातावरण को प्रधान भी माना है, और 8वीं शताब्दी के विद्वानों ने तो इसकी मानव जीवन का वर्णन किया है प्रादेशिक भूगोल के रूप में। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार की जो निश्चयवाद और संभववाद या विचारधाराओं का विकास इन्होंने किया है, अम्बोल्ट और रेटचल और रिटर कांट ने। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें, इनका जो विकास है किन किन भूगोलवेताओं के बीच में, जैसे फ्रांस में भी मानव भूगोल का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसमें विडाल डे लाप्लास, जीन ब्रोन्स, लिमांजिया, फ्रेब्रे, कुमारी सैंपल, हंटिंगटन, बोमेन, सावर, इन सारे भूगोलवेताओं का योगदान उसके अंदर रहा है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है स्टूडेंट्स, वो है आपका मानव भूगोल की प्रकृति तथा अध्ययन का वर्णन। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स मानव भूगोल की प्रकृति की हम बात करेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति और इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो मानव भूगोल की प्रकृति की अगर हम बात करें तो मानव भूगोल की प्रकृति का उद्देश्य जो है वो पृथ्वी पर विभिन्नताओं के बीच रहने वाले मानव जीवन को समझना है कि किस तरीके से प्रकृति के ऊपर जो डिस्पैरिटी है अलग अलग क्षेत्र के अनुसार, तो उन के अनुसार मनुष्य किस प्रकार से निवास करता है, उस चीज़ को हमने क्या है समझना है। तो इसमें क्या है कि विभिन्न प्रदेशों में जो मानव निवास करता है तो उनका रंग रूप कैसा है, कार्य क्या है, आजीविका और रीति रिवाज क्या है, कल्चर कैसा है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कनाडा की, रसिया की, अफ्रीका की या ऑस्ट्रेलिया की या फिर इंडिया की उससे कंपेरिजन करें तो अलग अलग प्रकार का जो कल्चर है, अलग अलग प्रकार के जो संसाधन हैं, उनकी जो कार्यात्मक जो संबंध हैं वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से मानव भूगोल का उद्देश्य है प्रकृति के बीच संबंध को प्रोफेसर ब्लास ने भी प्रस्तावित किया है कि पृथ्वी पर मनुष्य का प्रभाव और उसके व्यवसायों का अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल कहा जाता है। तो मानव भूगोल के संसाधन द्वारा व्यवसायों और आर्थिक संरचनाओं का भी हम अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से जो कल्चर है वो किस तरीके से भौतिक वातावरण के बीच संबंध रखता है, तो वही क्रियाओं की एक्टिविटी को समझना ही मानव भूगोल का विकास माना जाता है। तो मानव एक एक्टिव जो फैक्टर है, फिजिकल एक्टिव फैक्टर है पृथ्वी के ऊपर, और वातावरण का एक अंग नहीं है। इन्वायरमेंट अलग है और मनुष्य की एक्टिविटी अलग है। तो इसमें क्या है कि भी इसी प्रकार से मानव भूगोल के सांस्कृतिक वातावरण और शक्तियों का भी अध्ययन किया जाता है। इस तरीके से मानव भूगोल का जो क्षेत्र है, स्कोप है, वो मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, क्योंकि पूरी पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी मनुष्य कर रहा है। तो परंतु कई विद्वानों के विचार भी इससे अलग हैं कि भी मानव भूगोल को भूमि का विज्ञान, अंतर संबंधों का विज्ञान और प्रादेशिक अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। तो वास्तविक भौगोलिक परिस्थितियों और मनुष्य के कार्यों का संबंध और वितरण क्या है, प्रकृति ही मानव भूगोल का विषय की सामग्री है। यानी मनुष्य के भूगोल का जो रिसर्च करने का औचित्य है वो किससे संबंधित है, इन्वायरमेंट से, नेचर से। तो मानव भूगोल के अध्ययन के 5 प्रमुख अंग दिए गए हैं। 5 एक्सेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है कि भी किसी प्रदेश की जनसंख्या और उसकी क्षमता कैसी है, उस प्रदेश का प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, उस प्रदेश का कल्चर पैटर्न कैसा है, मानव जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उसका समायोजन मनुष्य के लिए कैसा है, समय समय के साथ कालिक विकास कितना हुआ है, कितने टाइम पीरियड में मनुष्य ने कितना विकास किया है। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें सांस्कृतिक जो अध्ययन है इसमें करते हैं कि भी किस तरीके से मनुष्य ने कल्चर को, जैसे पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वन काटना है, खान खोदन है, यानी विभिन्न प्रकार के जो नगर बसाना या परिवहन के साधन का तैयार करना, सिंचाई उद्योग हैं। तो ये सारी चीज़ें मानव भूगोल के जो भूदर्श्य में, सांस्कृतिक भूदर्श्य में ही आते हैं। तो इस तरीके से मानव संसाधनों का जो नियोजन है, प्लानिंग है, किस तरीके से करता है कि भी इसका अध्ययन कैसे किया जाए। आर्थिक विकास संसाधन का एक नियोजन है जिसमें मानव भूमि अनुपात, जिसमें संसाधन शोषण है, किस तरीके से यूटिलाइजेशन हम करते हैं,
मानव उन्नति के ढंग हैं। तो वातावरण का जो समायोजन का अध्ययन है वो मनुष्य वातावरण के साथ समायोजन करने का प्रयास करता है। तो इसी संबंध में कुछ भूगोलताओं ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें विडाल डी लाप्लास है। तो उन्होंने क्या है किया है कि मानव भूगोल को अध्ययन के लिए 4 भागों में बांटा। कौन सा? एक तो पॉपुलेशन, दूसरा कल्चर तत्व, उसके बाद परिवहन और मानव प्रजातियाँ। ये किस तरीके से कहाँ कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, कल्चर कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन क्या क्या हैं और किस तरीके की मानव जो जातियाँ हैं प्रजातियाँ हैं वो निवास करती हैं। वरुण ने भी अलग अलग 6 आवश्यक तत्वों में बांटा इसको, जिसमें अनिवार्य तत्व आवश्यकताओं का भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, शासन का भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है या मानव बस्तियाँ। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अलग अलग प्रकार से इनको पढ़ने का प्रयास किया है। व्हाइट और रेनर ने आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक अध्ययन पर इसका विकास मानना समझा है कि भी इसमें आर्थिक भूगोल अलग, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल के 3 पार्टों में इसको समझने का प्रयास किया है। हंटिंगटन ने भी 3 ही बताए हैं इसके मुख्य भाग, जिसमें प्राकृतिक वातावरण, मानव वर्ग और मानवीय क्रियाएं, ये सारी चीज़ें हैं। 4th क्वेश्चन आपका जो है मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं क्या हैं कि किन किन सामाजिक भूगोलों से मानव भूगोल का संबंध है। तो वो है स्टूडेंट्स, मानव भूगोल के बहुत से विषय जो हैं एक दूसरे से संबंधित हैं। तो वो सारे के सारे क्या हैं कि भी जैसे कल्चरल भूगोल है, संस्कृति भूगोल मैंने बताया, जिसमें मनुष्य का घर है, रहन सहन है, सुरक्षा है, काम है, उद्योग हैं। तो उप क्षेत्र को सामाजिक भूगोल भी हम इसको कहते हैं। उसके बाद आर्थिक भूगोल अभी किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, मनुष्य क्या करता है आर्थिक भूगोल में, वस्तुओं को उत्पादन करता है, वितरण करता है, विनिमय करता है। तो ये सारी चीज़ें आर्थिक भूगोल की एक्टिविटी में आ जाती हैं। उसके बाद जनसंख्या भूगोल, भाई किस मानवीय समूह में किस तरीके का जनसंख्या का वितरण पैटर्न है और जन्म मृत्यु दर है, निरपेक्ष जनसंख्या है, जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। उसके बाद ऐतिहासिक भूगोल की मनुष्य प्राचीन काल के समय के साथ साथ विकास का अध्ययन भी किया जाता है कि कितने टाइम पीरियड में कितना मनुष्य का विकास हुआ। तो ऐतिहासिक भूगोल वास्तव में भूतकाल का भूगोल हम कह सकते हैं। हॉटसन ने ये बात कही। उसके बाद राजनीतिक भूगोल का संबंध भी मानव समूह से संबंधित, स्थानीय प्रशासन कैसा है, प्लानिंग कैसी है प्रादेशिक की, और एक देश से दूसरे देश के बीच संबंध और सीमा विवाद कैसे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें राजनीतिक भूगोल में पढ़ने का प्रयास करते हैं। उसके बाद बस्ती भूगोल भी किस तरीके की उप शाखाएँ उन्होंने बनाई हैं बस्ती भूगोल में, कि भी ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ, कि भी गाँव में रहने का स्ट्रक्चर कैसा है, कल्चर कैसा है, और शहरों का कल्चर और स्ट्रक्चर अलग अलग देखने को हमें मिलता है। तो इस तरीके से दूसरे जो सोशल साइंस के जो विषय हैं उनसे भूगोल का क्या संबंध है, जैसे एग्रीकल्चर भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, सैन्य भूगोल है। तो इस तरीके से हमें दूसरे विषयों से भी भूगोल का संबंध देख सकते हैं। उसके बाद मानव प्रकृति का दास है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। किस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि मनुष्य और प्रकृति के बीच घनिष्ठ संबंध है और प्रकृति विभिन्न लक्षणों जैसे बनावट, जलवायु, मिट्टी, जल और वनस्पति, रहन सहन, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित इससे प्रभाव डालते हैं मनुष्य के विकास पर। तो इस तरीके से इस विचारधारा को नीतिवाद कहा जाता है। जैसे रेस्ले ने बताया था कि मानव अपने वातावरण की उपज है। किस तरीके का वातावरण है तो उसी तरीके की मनुष्य की एक्टिविटी और उसका विकास भी होता है। विडाल डी लाप्लास ने भी कहा कि प्रकृति मानव को मंच प्रदान करती है और मनुष्य पर निर्भर है कि वह इस पर कार्य करे, कि प्रकृति को मनुष्य अपना दास नहीं बना सकता। ये सर्वथा सत्य है। जैसा प्रकृति चाहे वैसा ही मनुष्य का निर्माण होगा, क्योंकि प्रकृति में मनुष्य का निर्माण हुआ है, मनुष्य से प्रकृति का निर्माण नहीं हुआ। उसके बाद 6 क्वेश्चन हमारा है कि मानववाद और कल्याणवाद में अंतर स्पष्ट करें, कि भी किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मानव भूगोल ने सामाजिक समस्याओं के समाधान को ज़्यादा बल दिया है। इसमें क्या है कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भूगोल के कई क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन भी हुए हैं। मनुष्य की जो सामाजिक समस्याएं उनका समाधान करने का प्रयत्न किया गया, जिसमें निर्धनता है, मानव भलाई है, असमानता है, सामाजिक और प्रादेशिक, तो उससे उन समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास किया है। जिसमें व्यवहारिक उपागम है 1950 से 60 के दशक में बीच जो मात्रात्मक विधियां हैं, एक्टिविटी हैं,
तो उनका व्यवहारिक उद्गम का जन्म हुआ है, जिससे क्या है कि मनोविज्ञान मानवीय जो शक्तियाँ हैं उनको मान्यता दी गई। उसके बाद कल्याण परक उपागम जो रही है वेलफेयर अप्रोच की बढ़ती हुई असमानता को कम करने का प्रयास किया गया। इसकी विचारधारा का जन्म हुआ, जिसमें प्रादेशिक असमानताएं हैं जो प्रिय है, मनुष्य का विकास है किस तरीके से हुआ है। तो WHO ने भी हाउ व्हाट और वेयर के अनुसार इसका समाधान करने का प्रयास किया है कि हु कौन का संबंध किससे है, व्हाट क्या संबंध वस्तुओं से है मनुष्य का, कहाँ कहाँ किस तरीके का मनोनिवास है, हाउ कैसे इन संबंधों का कारणों का निवारण कर सकते हैं। तो मानववाद की अगर बात करें, मानव की क्रियाशील होने पर जोर दिया गया है कि जिसे मानव जागृति, मानव शक्ति और मानव उत्पादकता की भूमिका का किस तरीके से हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके सभी जो है मानव विकास से संबंधित जो क्वेश्चन है आपके मन में, उनका समाधान इन विषयों के रूप में, उप विषयों के रूप में हम कर सकते हैं। तो भूगोल को किस युग की खोज कहा जाता है, तो शुरुआत में आया था 18वीं शताब्दी में। ज्योग्राफी जर्नलिस्ट सामान्य भूगोल किसने कहा, बॉर्डन बेरनेस ने। तो इस तरीके से आप शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन साथ साथ रिवाइज करोगे, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो आज के लिए स्टूडेंट्स ये आपका लेसन था। उसके बाद अगला लेसन हम कल करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।